हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आज हम लोग साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हैं जो आपकी एचपी टेट के लिए आपको बहुत हेल्प करेंगी, तो आपने उनको जरूर देखना है। जनरल स्टडी एमसीक्यू जो है उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है और स्पेशल क्लासेस फॉर टेट एंड कमीशन उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो मैंने वहाँ पे सॉल्व करवाए हैं, आप उनको जरूर देख के जाइए, वो आपको आपके टेट के एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कितने चर होते हैं? ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है। तो ये जो है एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग मतलब साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उनमें चर कितने होते हैं? अच्छा, चर क्या होते हैं? चर होते हैं ना किसी भी वस्तु या किसी घटना या फिर किसी इंसान के कोई ऐसी विशेषताएं जिनको हम माप सके, जिनमें परिवर्तन किया जा सके, जैसे बुद्धि हो गई, जैसे उम्र हो गई किसी की, है ना। तो ये जो है ये चर होते हैं। तो कितने चर होते हैं किसी मनोवैज्ञानिक प्रयोग में? जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनमें कितने चर होते हैं? इनमें 3 चर होते हैं। 3 चर में सबसे फर्स्ट आता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, इसको उद्दीपक चर भी बोलते हैं, उद्दीपक चर, ठीक है। चर मतलब वेरिएबल, इंग्लिश में इसको वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल मतलब जो परिवर्तित हो सके, ठीक है। उसके बाद है आश्रित चर, डिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इनको हम अनुक्रिया चर बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है बाह्य, बाह्य चर, ठीक है। या फिर इसको बहिरंग चर भी बोल देते हैं, बहिरंग चर, ठीक है। तो 3 चर होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में। 3 चर होते हैं। सबसे पहले होता है स्वतंत्र चर, फिर आश्रित चर, फिर बाह्य चर, ठीक है, याद रखना। और चर मैंने आपको बता दिया, कोई भी वस्तु, किसी भी घटना की या फिर किसी इंसान के कुछ ऐसी विशेषताएं जिनको परिवर्तित किया जा सके या जिनको मापा जा सके, वो चर होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्राणी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयासशील होता है परंतु उसके प्राथमिक प्रयत्न लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो जाते हैं तो ब्लैंक की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? जब एक प्राणी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, किसी भी काम को, किसी भी आप सरकारी जॉब के लिए आप कोशिश कर रहे हैं परंतु उसके प्राथमिक प्रयत्न लक्ष्य प्राप्ति में असफल हो रहे हैं। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया, सेकंड अटेम्प्ट किया और आप उसमें असफल रहे, तो क्या उत्पन्न होगा? उसमें उत्पन्न होगा क्या? भ्रम उत्पन्न होगा, क्या प्रतिभा, क्या समस्या या प्रेरणा? तो देखिए, भ्रम, प्रतिभा और प्रेरणा, ये चीजें नहीं होंगी, समस्या उत्पन्न होगी। समस्या क्या उत्पन्न होगा? समस्या, ठीक है। फिर आप और ज्यादा मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, समस्या आप देखेंगे, है ना, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह चेक करेंगे कि कहाँ पे आपकी तैयारी जो है वो रह रही है, कौन से टॉपिक आपने नहीं किए हैं और क्या क्या आपको अभी पढ़ना है। तो फिर आप उस समस्या का समाधान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? शारीरिक, गत्यात्मक, सांस्कृतिक, संगीतिक और भाषाई। तो ये तो तीनों ही है। सांस्कृतिक बुद्धि के बारे में गार्डनर ने नहीं बताया है, ठीक है। तो गार्डनर ने पहले 7 प्रकार की बुद्धि की बात की थी, फिर एक और जोड़ी थी, और गार्डनर की जो इनका बुद्धि का सिद्धांत है, बहुबुद्धि का सिद्धांत, उसमें कितने प्रकार की बुद्धि की बात की है इन्होंने? 9 प्रकार की, 9 प्रकार की। तो 9 प्रकारों में अगर हम देखें तो देखिए, गणितीय बुद्धि आता है, गणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भाषाई बुद्धि तो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। संगीतिक बुद्धि भी यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा शारीरिक, गत्यात्मक बुद्धि 3 तो यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा मैंने आपको गणित में एक बार लिख देती हूँ फटाफट से। एक है गणितीय बुद्धि, गणितीय, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, गणितीय बुद्धि, ठीक है। उसके बाद जो है वो है हमारी स्थानात्मक बुद्धि, स्थानात्मक, योग्यता या फिर बुद्धि लिख सकते हैं, योग्यता लिख सकते हो या तो फिर आप इसको, ठीक है। उसके बाद है हमारी प्राकृतिक, उसके बाद आ जाती है अंतर्वैयक्तिक, अंतर
व्यक्तिक, अंतर व्यक्तिगत, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है अंत्य व्यक्तिक, यहाँ पे लिख रही हूं मैं अंत्य व्यक्तिगत, अंत्य व्यक्तिगत। ये जो है ये होती है दूसरों के भावों को जानना, और ये जो अंतर व्यक्तिक है ये है अपने खुद को जानना, है ना, अपने अंदर अपने आत्म ज्ञान को जानना, ठीक है। उसके अलावा अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है। तो आई होप कंप्लीट हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 प्रकार की है ये जो अस्तित्ववादी है, और प्राकृतिक ये जो अस्तित्ववादी है ये बाद में लास्ट में जोड़ी गई है, और अब ये टोटल मिला के 9 हो गई है, ठीक है। अस्तित्ववादी जो है योग्यता या अस्तित्ववादी जो बुद्धि है ये बाद में जोड़ी गई थी गार्डनर। स्टार्टिंग में इन्होंने 7 दिए थे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 7 दिए थे, 7 प्रकार की बुद्धि की बात इन्होंने की है। फिर बाद में एक और जोड़ा था, और फिर एक बार और जोड़ा गया, और अब टोटल ये 9 हो गए, टोटल अब 9 हो गए, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सृजनशील बालक की विशेषता नहीं है? सृजनशील बालक, क्रिएटिव जो चाइल्ड है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? विचारों की मौलिकता, संवेदनशील, स्वायत्तता, दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। देखो दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता ये तो नेगेटिव है ना, ये नहीं होगा इसमें, तो ये वाला गलत है। बाकी क्रिएटिव जो चिल्ड्रन है उनकी विशेषताएं हैं, विचारों में मौलिकता होती है, स्वायत्तता होती है वो, ठीक है, उनमें, और संवेदनशील होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसके अनुसार प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है? ये किसने कहा है कि जो मोटिवेशन है वो एक हाईवे है सीखने के लिए, लर्निंग के लिए एक हाईवे है, ठीक है। तो ये किसने बोला है? ये बोला है स्किनर ने। किसकी डेफिनेशन है? ये स्किनर की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तात्कालिक अनुभवों का ज्ञान होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तात्कालिक जो अनुभव है, ठीक है, उनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है, देखिए जिस प्रक्रिया द्वारा संसार के तात्कालिक अनुभवों का ज्ञान होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको प्रत्यक्षीकरण बोलेंगे, है ना, प्रत्यक्षीकरण बोलेंगे इसको बोलेंगे प्रत्यक्षीकरण। उसको देखो स्मरण, संज्ञान, सीखना हम इसको नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, 1912 में सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? देखिए बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया है? 1912 में स्टर्न ने दिया है, स्टर्न ने। और इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था MA/CA, लेकिन वो तो इतना ज्यादा इनका जो था वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर उसके बाद 1916 में टर्मन ने जो है वो IQ का फॉर्मूला दिया था MA/CA × 100, ठीक है। तो इनसे भी पहले, टर्मन से पहले स्टर्न ने ऐसा बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ना IQ निकालना चाहिए, ठीक है। IQ का संप्रत्यय इन्होंने नहीं दिया था, लेकिन और इन्होंने फॉर्मूला भी दिया, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो सही नहीं बैठा। फिर जो है टर्मन भी इसके ऊपर रिसर्च की, उन्होंने भी रिसर्च की, और फिर उन्होंने जो है वो ये फॉर्मूला जो है वो दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 1912 में सबसे पहले जो IQ का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? वो स्टर्न ने दिया है, स्टर्न ने, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मानसिक आयु पूछते हैं तो वो भिन्ने ने दिया है। मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया है? भिन्ने ने। मानसिक आयु, मेंटल एज, इसका संप्रत्यय ये जो MA जो फॉर्मूले में यूज हो रही है ना, देखिए यहाँ पे भी ये संप्रत्यय किसने दिया है? ये भिन्ने ने दिया है, एल्फ्रेड भिन्ने, ठीक है, भिन्ने ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयन स्मृति की कौन सी प्रक्रिया है? संचयन बताया है, स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोरेज स्मृति की कौन सी प्रक्रिया है? देखिए स्मृति जो है वो 3 प्रक्रियाओं से होती है, 3 प्रक्रियाएं शामिल है इसमें। सबसे फर्स्ट है इनकोडिंग, संकेतन, मतलब कोई भी चीज हमने सुनी, देखी, हमने सीखी, ठीक है, वो हमने देखा उसको, इनकोड किया उसको। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने उसको स्टोर कर लिया, स्टोरेज। सेकंड है संचयन, स्टोरेज है संचयन, ठीक है। कोई भी हमें सूचना मिली, संकेतन हम सूचना मान लेते हैं ना, कोई भी सूचना हमें मिली, उस सूचना को हमने क्या कर लिया? हमने उस सूचना का कर लिया संचयन, हमने उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर हम उसको क्या करेंगे? रिट्राइव करेंगे, रिट्राइबल। उसके बाद क्या होता है? रिट्राइबल, पुनः प्राप्ति। जब हमें जरूरत पड़ी तो हमने उस सूचना को क्या किया? पुनः प्राप्त किया, हमने उस सूचना को क्या किया? पुनः प्राप्त किया, ठीक है। तो आपने याद रखना है जो स्मृति है उसकी प्रक्रिया में 3 चरण है। सबसे फर्स्ट है इनकोडिंग,
ठीक है, अपने सूचना जो है वो आपने प्राप्त की, स्टोरेज, आपने उस सूचना को स्टोर कर लिया और जब भी आपको जरूरत पड़ी आपने उस सूचना को दोबारा से उसकी पुनः प्राप्ति करी। ठीक है, तो 3 इसकी प्रोसेस में 3 चरण जो है वो शामिल है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि जो संचयन है, संचयन मतलब जो स्टोरेज है, वो कौन सी प्रक्रिया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो आप देखिए कौन सी प्रक्रिया है, द्वितीय, द्वितीय। ठीक है, इसे धारण करना भी लिखा होता है कहीं कहीं पे, संचयन को कहीं कहीं पे धारण करना भी लिखा होता है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, कई बार संचयन ना लिख के उन्होंने धारण करना लिख दिया होता है। नेक्स्ट है, कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण नहीं है, वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता या निर्देशन? तो देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं में निर्देशन नहीं आता है, निर्देशन नहीं आता है। इसमें आपके परिवार की आर्थिक स्थिति आ सकती है, आर्थिक स्थिति। ठीक है, इसके अलावा वंशानुक्रम, वातावरण और परिपक्वता तो यहाँ पे दिया ही हुआ है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हर इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है ना, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं हम में, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वंशानुक्रम उसका एक कारण हो सकता है, हेरिडिटी है ना, एनवायरमेंट उसका एक कारण हो सकता है, परिपक्वता, मैच्योरिटी उसका एक कारण हो सकता है, परिवार की आर्थिक स्थिति उसका एक कारण हो सकता है, शिक्षा उसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, या फिर वो किस प्रजाति से, किस जाति से संबंधित है, उसका भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, उस चीज का भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के। लैंगिक कारण भी होते हैं, देखिए लड़का लड़की होना, क्योंकि ऐसा बोला जाता है, एक बार क्वेश्चन भी पूछा था टेट ने, ये पूछा गया था कि बालक एवं बालिकाओं का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है। ठीक है, उसका क्या कारण हो सकता है कि उनका समाजीकरण जो है वो अलग अलग होता है? तो उसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस है लड़कियों से अलग होती हैं और लड़कों से अलग एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। ठीक है, हमारे समाज में क्या होता है, लड़कों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जॉब करें, अच्छी इनकम कमाएं और जो घर का खर्चा जो है वो सही से चले, और लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर संभाले, उन्हें खाना बनाने आता हो, उन्हें घर के काम आते हो। ठीक है, तो वो अच्छे से घर जो है उसको संभाल सके। तो क्योंकि एक्सपेक्टेशंस अलग है, इसलिए लैंगिक कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, लैंगिक कारण भी हो सकते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो क्योंकि समाज में दोनों की भूमिका जो है वो अलग है, दोनों की भूमिका की प्रत्याशा जो है, एक्सपेक्टेशंस जो है वो अलग है, उसकी वजह से भी बालक और बालिकाओं के समाजीकरण में फर्क होता है। ठीक है, उसमें अलग अलग होता है उनका समाजीकरण। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें वंशानुक्रम एक कारण है, वातावरण, परिपक्वता, आर्थिक स्थिति, जाति, शिक्षा और लैंगिक कारण भी हो सकते हैं। निर्देशन जो है वो इसका कारण नहीं, निर्देशन इसका कारण नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या कार्य एक कमजोर छात्र को मनोवैज्ञानिक रूप से हानि पहुंचा सकता है? एक कमजोर बच्चा है पढ़ने में, उसको इन 4 ऑप्शंस में से आपने बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा उसको दुख दे सकता है, कौन सा उसको मनोवैज्ञानिक रूप से चोट पहुंचा सकता है, साइकोलॉजिकल उसको कौन चोट पहुंचा सकता है। तो फर्स्ट है, बच्चों से कक्षा परीक्षा में अंकों का रिकॉर्ड रखवाना, किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना, कक्षा में सही उत्तरों की चर्चा करना, बच्चों से अपनी कॉपी पुस्तिका की स्वयं जांच करवाना। ठीक है, तो कौन सा वाला है जो उनको मनोवैज्ञानिक हानि पहुंचा सकता है? तो वो है किसी छात्र के अंकों की कक्षा में चर्चा करना। ठीक है, कि तुम्हारे इतने नंबर आए हैं, तुम्हारे इतने कम नंबर आए हैं, ये जो है ये उसको साइकोलॉजिकल जो है वो हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ये आज के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करना है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।